नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की सबसे बड़ी खबर, भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड तहव्वुर राणा भारतीय एजेंसीज की हिरासत में भारत पहुंच चुका है। आज पूरा बुलेटिन डिटेल में बात करेंगे तहव्वुर राणा और मुंबई हमले के उन लोगों से भी जो लोग उस वक्त पीड़ित रहे, जिन्होंने उस हमले को अपनी आंखों से देखा। आज हम यही बात करने वाले हैं। हमारी लीड स्टोरी के तौर पर अब ये सामने आ चुका है कि तहव्वुर राणा भारत आ चुका है। उसकी पहली तस्वीर भी सबसे पहले एनडीटीवी ने आपको दिखाई। हम आपको सबसे पहले आज इस बुलेटिन में ये दिखाएंगे कि मुंबई हमले की साजिश रचने वाला तहव्वुर राणा के भारत में आने के बाद साथ ही कैसे पाकिस्तान की टेंशन अब और बढ़ गई है, और उस टेंशन का सबूत भी हमारे पास है जो हम आपको कुछ ही देर में दिखाने वाले हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ रहिएगा, जाइएगा मत, रिमोट दूर कर दीजिए। डिटेल कुछ ही देर में आपके सामने आने वाले हैं। हम आपको तहव्वुर राणा की काली कुंडली भी दिखाएंगे कि उसने कैसे अपने आतंकी दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर मुंबई को दहलाने वाली साजिश आज से करीब 17 साल पहले रची थी। और हम आपको यह भी दिखाएंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कैसे 4 घंटे के अंतराल पर दिए 2 बयान से अमेरिका के बाजार ने रॉकेट की तरह उछाल पकड़ी है। क्या है ट्रंपोनॉमिक्स, उस पर भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा, तहव्वुर राणा से करते हैं। वो तहव्वुर राणा जो अब दिल्ली पहुंच चुका है, भारत के कब्जे में है। 17 साल का इंतजार और आज तहव्वुर राणा भारतीय एजेंसीज के हवाले हो चुका है। ये ब्राउन रंग का जंपसूट पहने ये शख्स जो दिखाई दे रहा है, ये पीछे से तस्वीर सरकारी सूत्रों के हवाले से जारी की गई है। यही पहली तस्वीर मिली है अरेस्ट होने के बाद की। अब आपको बताता हूं तहव्वुर का मतलब क्या होता है। कभी आपने सोचा है? तहव्वुर का मतलब होता है वीर, बहादुर। लेकिन इस शख्स ने वो काम किया जो कि कायराना था, जो कि डरपोक था, जो कि भद्दा था। लेकिन अब उसकी कीमत इसे चुकानी पड़ेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद एनडीटीवी को पता चला कि तहव्वुर राणा को कार्गो टर्मिनल के गेट नंबर 4 से निकाला गया। एयरपोर्ट से राणा को पटियाला हाउस कोर्ट, जो कि एनआईए की अदालत है, वहां पर ले जाया जा रहा है। उसका मेडिकल हो चुका है वहीं टर्मिनल पर ही जहां पर वो पहुंचा था। और अब जब बता दें आपको, इस मुद्दे पर हमारे रिपोर्टर्स दिन भर आज सबसे सटीक जानकारी देते रहे। बहुत से चैनलों पर, बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह की खबरें तहव्वुर राणा को लेकर दिन भर ऊट पटांग तरीके से चलाई गई, गलत तरीके से चलाई गई। लेकिन एनडीटीवी इंडिया ने पूरी जिम्मेदारी के साथ आज हर वो खबर दिखाई जो सच थी, जो आधिकारिक तौर पर हो रही थी। और ऐसी तमाम सहयोगी जो आज दिन भर से, सुबह से इस खबर को कवर कर रहे हैं, मेरे साथ इस बुलेटिन में जुड़ेंगे। सबसे पहले बात करूंगा मैं अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की, जो आज सुबह से पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर हैं। सबसे एक्सट्रीम में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो मुकेश है। बहुत से लोग उनको पहचानते हैं, जो नहीं पहचानते आज पहचान जाइए। मुकेश, आपने बहुत शानदार काम किया है, सबसे पहले बधाई आपको। मनोरंजन भारती पटियाला हाउस कोर्ट से हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। कोर्ट में क्या होगा बताएंगे। और साथ में शिवांग सिंह ठाकुर हमारे साथ, ये भी पटियाला हाउस कोर्ट में है। वहाँ पर क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए हमारे 2 रिपोर्टर वहाँ से मौजूद हैं। एनआईए मुख्यालय भी ले चलूँगा मैं आपको कुछ देर के बाद, जहाँ पर हमारे सहयोगी राजीव रंजन मौजूद है। राजीव रंजन भी सुबह से तैनात है। और साथ में कुछ ही देर में हमारे एक और सहयोगी मुंबई से जितेंद्र दीक्षित जुड़ेंगे। वो जितेंद्र दीक्षित जिन्होंने 26/11 वाला हमला कवर किया था, जैसे मनोरंजन भारती ने किया था। और जितेंद्र दीक्षित ने तो बाकायदा इस बारे में किताब भी लिखी है। हालांकि जितेंद्र भी यहाँ कनेक्टेड नहीं है, जैसे ही होगा मैं उनकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। और अभिषेक अवस्थी एक और हमारे साथी मुंबई से जुड़ेंगे, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, उनके पास जाऊं उसके पहले एक बार रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। मुकेश, सबसे पहले इतना वक्त क्यों लग रहा है? टर्मिनल से निकला कि नहीं निकला कारवां? 2 घंटे 3 घंटे से खबर है कि लैंड कर गया, निकल गया, तस्वीर भी आ गई। किस बात की देरी हो रही है? देखिए सुमित, कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं उनकी फॉर्मेलिटीज़ चल रही है और दूसरा कारण है सुरक्षा को लेकर कुछ तैयारियां हैं जो अभी पूरी की जा रही हैं, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही हाई प्रोफाइल ये आतंकवादी है और इसको ले जाना पटियाला हाउस कोर्ट में, वहाँ पर पेश करना एक बड़ा चैलेंज रहेगा। हालांकि पहले ये था कि इसकी जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी,
लेकिन फिर बाद में प्लान चेंज किया गया और ये प्लान चेंज हुआ कि इसको लैंड कराने के बाद सीधा जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहाँ पर ले जाया जाएगा। ये एनडीटीवी नहीं, हमने ही सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि तहावुर राणा जब लैंड करेगा तो लैंड करने के बाद सबसे पहले उसको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम जो एनआईए के अधिकारी थे वो पहुंच चुके थे और अरेस्ट मेमो अपने साथ में लेकर पहुंचे थे। 2009 में उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था कॉन्स्पिरेसी का और टेरर फंडिंग को लेकर। तो एयरपोर्ट पर जैसे ही वो लैंड किया उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी कुछ जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बची हुई हैं और कुछ सिक्योरिटी की कंसर्न हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक तहावुर राणा के साथ में जो एनएसजी की टीम है वो भी इसको एस्कॉर्ट कर रही है और दिल्ली पुलिस का दस्ता जो है जिसमें स्वाट कमांडोज हैं वो भी इसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। तो कुछ ही देर में जो राणा है वो पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां पर एनआईए उसकी रिमांड की मांग करेगी। अब तक इस केस में केस को लेकर जितनी भी जांच हुई है, चाहे वो मेल का ट्रेल हो या फिर गवाहों के बयान हो या फिर जो डेविड कोलमैन हेडली से उसकी बातचीत के ब्यौरे हो, ये तमाम ऐसे एविडेंस हैं जो कि एनआईए के पास हैं और मजबूती के साथ एनआईए के जो वकील हैं वो कोर्ट में इसको रखेंगे और एनआईए रिमांड की मांग करेगी। सबसे पहले हमने जो तस्वीरें हैं तहावुर राणा की वो दिखाई और दिखाया कि किस तरह से राणा की करीब 13 साल पहले की तस्वीर और आपकी तस्वीर में कितना बदलाव हुआ है, उसकी उम्र कितनी बढ़ गई है, ये भी हमने सबसे पहले दिखाया। बिल्कुल मुकेश, आप रहिए मेरे साथ। इन तस्वीरों को एक बार फिर इस बड़ी स्क्रीन पर मैं चाहता हूं, वो जो एनआईए ने पिक्चर रिलीज की है, जितेंद्र दीक्षित जुड़ गए। ये देखिए, ये तहावुर राणा है। तहावुर राणा ब्राउन कलर का, भूरे रंग का एक जंप सूट पहना हुआ है। शायद अमेरिका में कैदियों की ड्रेस यही होती है क्योंकि अमेरिका से इसको लेकर आया गया है। 3 वहाँ पर आपको ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं एनआईए के, जो एनआईए की जैकेट पहने हुए, साफ समझ में आता है। लेकिन इस तस्वीर में वो बीच में देखिए कि कैसे हाथ पकड़ा हुआ है तहावुर राणा का, ताकि वो यहाँ वहाँ दाएं बाएं कुछ अपने ऊपर कर ना ले, किसी तरह की कोई गलत हरकत ना कर ले। तो दोनों हाथ जो हैं वो एनआईए के अधिकारियों के, जो एनआईए के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने दोनों राइट और लेफ्ट हैंड उसके पकड़े हुए हैं। इस ब्राउन रंग के जंपसूट के अंदर एक टी शर्ट भी पहनी हुई है तहावुर राणा ने। हाइट देखकर लग रहा है करीब 6 फीट के आसपास की हाइट होगी, 6 से ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा इन तस्वीरों को कंपैरेटिवली बाकी 3 अधिकारियों के साथ देखकर लग रहा है। उम्र देखिए, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, दाढ़ी भी सफ़ेद पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। करीब 65 साल इनकी आयु इस वक्त, जो पता लग रहा है इंटरनेट के ज़रिए कि 65 साल के आसपास उम्र होनी चाहिए तहावुर राणा की। चलते हैं अपने बाकी सहयोगियों के पास और उनसे पूछ लेते हैं आगे अब क्या क्या होने वाला है। मेरे साथ जितेंद्र भी है, मेरे साथ मनोरंजन भी है, मेरे साथ शुभांग भी है। जैसे कोई डेवलपमेंट हो दोस्तों, आप हमको तुरंत बताइएगा, हम आपकी तस्वीरों पर तुरंत काटेंगे। तब तक मैं एक बार जितेंद्र के पास मुंबई जा रहा हूं। जितेंद्र, तहावुर राणा, आपकी रिपोर्टिंग, आपकी किताब हम सब ने देखी, हम सब ने पढ़ी। अब वो व्यक्ति जो मुंबई का मोस्ट वांटेड था वो एजेंसीज के कब्जे में है, बड़ी कामयाबी। आप इसको कैसे देखते हैं? तहावुर राणा के आने के बाद अब पाकिस्तान के होश कैसे उड़ेंगे? बिल्कुल सुमित जी, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं एक अपडेट दे दूं कि मुंबई के एक मशहूर वकील हैं जिनका नाम है अब्बास काजमी। इन्होंने ऐसी पेशकश की है कि जब मुंबई में मुकदमा चलाया जाएगा तहावुर राणा के खिलाफ, तो ऐसे में ये तहावुर राणा के वकील बनने के लिए तैयार हैं। ये अब्बास काजमी वही वकील हैं जो कि जब अजमल कसाब पकड़ा गया था तो उसके बाद इन्होंने अजमल कसाब का भी वकील बनने की पेशकश की थी और ये अजमल कसाब के वकील बने भी थे। तो अब इन्होंने ये कहा है कि अगर तहावुर राणा चाहते हैं कि वो उनकी वकालत करें तो उसके लिए तैयार हैं, या फिर सरकार अपनी ओर से उनको तहावुर राणा के वकील के तौर पर रखना चाहती है तो वो उसके लिए तैयार हैं। अब दूसरी अहम बात सुमित जी वो ये आती है कि देखिए, तहावुर राणा के भारत लाए जाने से एक सेंस ऑफ क्लोजर की उम्मीद बनी है ऐसे लोगों के बीच जो कि सर्वाइवर्स हैं उस हमले के, और उनके परिजनों के बीच जिनके घर के लोग उस हमले में मारे गए। अब लग रहा है कि अब तक सिर्फ फुट सोल्जर्स के खिलाफ ही एक्शन हुआ था। एक फुट सोल्जर अजमल आमिर कसाब, वो हमारी न्याय व्यवस्था के सामने आया और उसको फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन जो मास्टरमाइंड्स थे जिन्होंने की इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा था, उनमें से ये पहला शख्स है जो अब भारत जी जितेंद्र, और उसके खिलाफ अब मुकदमा चलाया जाएगा। तो ऐसे में
लोगों में एक सेंस ऑफ क्लोजर की भावना जो है वो आ रही है, उसकी एक उम्मीद जगी हुई है। तो दूसरी अहम जितेंद्र, बात ये भी है सुमित जी कि क्या तहव्वुर राणा उस शहर में आ पाएगा जिसको उसने दहलाने की साजिश रची जितेंद्र, थी, या मैं फिर लौटूंगा मुंबई की आपके अदालत? जी। पास और मैं आपसे आगे ये जानना चाहूंगा कि 2008 से लेकर 2025 करीब 16-17 साल हो गए इस घटना को। 2009 में तहव्वुर राणा को अरेस्ट कर लिया गया। डेविड कोलमैन हेडली जो कि उसका साथी रहा मुंबई में, उसके बारे में, इनकी जोड़ी के बारे में आगे आपसे बात करूंगा। एक अपडेट ले लेता हूं, कोर्ट चलते हैं जहां पे इसकी पेशी होनी है। वहां पे मनोरंजन भारती हमारे साथ मौजूद हैं। मनोरंजन सर, क्या दिख रहा है वहां पर? चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, विजुअल्स जो आ रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान वहां दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, राणा यहाँ कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है काफ़ी बड़ी संख्या में है, साथ में जर्नलिस्ट भी हैं। चूंकि आपको मालूम है कि इंडिया गेट का सर्कल है, ये बहुत बिजी है, इसको रोका नहीं गया है ट्रैफिक को। और जो जानकारी मिल रही है वो ये भी है कि तहव्वुर राणा को कोई ग्रीन चैनल नहीं दिया जा रहा है। इतना जरूर किया जा रहा है कि कोई भी जो बत्ती है ट्रैफिक की वो रेड ना हो, यानी ग्रीन बत्ती उसको मिलेगी, लेकिन कोई भी जो है वो ग्रीन चैनल नहीं मिलेगा। तो जितना वक्त लग रहा है उतनी यहाँ भी बेचैनी बढ़ रही है। सब जो है एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कब आएगा। उम्मीद सबको है कि यहाँ पर जैसे ही तहव्वुर राणा को लाया जाएगा, अंदर उसकी पेशी होगी, उसकी रिमांड ली जाएगी। जैसे कि अभी दीक्षित बता रहे थे कि एक वकील ने वहाँ पे ऑफर किया। यहाँ पे बाकायदा जो लीगल एड जो होता है उसके लिए भी एक वकील के नाम जो है यहाँ पे दिया गया है कि ये वकील जो है वो तहव्वुर राणा के तरफ से रहेंगे लीगल एड के तौर। जी हाँ, जुडिशियल लीगल एड ने पीयूष सचदेवा का नाम दिया है जो तहव्वुर राणा की तरफ से पैरवी करेंगे कोर्ट में। पीयूष सचदेवा का नाम सामने आया था कुछ देर पहले, एनडीटीवी ने ये भी खबर ब्रेक की थी। शुभांग, आप जहां पे खड़े हैं वहां पे क्या हलचल है, क्या बता सकते हैं इस अपडेट, इस केस के बारे में? बिल्कुल सुमित जी, देखिए इस समय मैं पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 1 पर मौजूद हूँ। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए गेट नंबर 4 की तरह बहुत ज़्यादा सुरक्षा यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये गेट इसलिए खास है क्योंकि जो ऐसे क्रिमिनल्स यहाँ पर पहले आए हैं, हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स आए हैं, उन्हें अक्सर इस गेट से अंदर ले जाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल 3 दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स मौजूद है। गेट पर ताला ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन हमने कई बार पहले ऐसा देखा है कि बिल्कुल ऐन मौके पर ये ताला खुल जाता है और जो बस है वो सीधा गेट के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर इसके लिए हम पहले से मौजूद है। अगर ऐसा होता है कि तहव्वुर राणा को इस गेट से अंदर लेके जाया जाएगा तो हम यहाँ पर आपको साफ तस्वीरें दिखा पाएंगे, लेकिन क्योंकि सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है वो गेट नंबर 4 पे किए गए हैं, इससे पहले वो भी हम आपको दिखा रहे थे, तो कहीं ना कहीं तहव्वुर राणा का जो इंतजार है वो यहाँ पर कोर्ट में भी किया जा रहा है। 6:30 बजे के करीब देखिए वो लैंड कर गए थे भारत में, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आमतौर पर जब भी किसी की गिरफ्तारी होती है पहले उसको मेडिकल कराया जाता है, फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। क्योंकि जो इनका पूरा प्रोसीजर है, पहले था कि एनआई कोर्ट जाएंगे, लेकिन अब ये सीधा यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट आएंगे। साथ ही साथ देखिए यूएपीए की धारा यहाँ पर लगाई गई है, यानी कि यूएपीए धारा का मतलब ये होता है कि किसी भी अपराधी की 30 दिन की कस्टडी अधिकतम जो एनआई या फिर पुलिस को मिल सकती है। यहाँ पर देखना ये होगा कि आखिरकार कितने दिन की जो रिमांड है वो यहाँ पर एनआईए को मिलती है। पहली बार ये होगा कि तहव्वुर राणा से कोई भी भारतीय एजेंसी पूछताछ करेगी, तो ये खुद में काफ़ी बड़ी बात है। इससे पहले सिर्फ कसाब था जिससे पूछताछ की गई थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक प्यादा था। यहाँ पर पहली बार है कि कोई साजिशकर्ता भारतीय एजेंसियों के हाथ में लगा है, तो कहीं ना कहीं जो बिल्कुल। और हमको शुभांग होगी और जो कसाब जिन बातों को हमको पूरा ये नहीं कर भूलना चाहिए इस पूरे मामले में, इस पूरी जर्नी के दौरान जिस विमान में एनआईए के अधिकारी 7 अधिकारी इसको लेके लौटे हैं, वहाँ भी ऐसा नहीं है कोई पूछताछ नहीं हुई होगी। उस 17-18 घंटे की जर्नी में रास्ते में भी पूछताछ हुई होगी, इसके बारे में जानने की कोशिश की गई होगी। औपचारिकताएं भली अभी कोर्ट के जरिए हो। राजीव रंजन हमारे वरिष्ठ सहयोगी एक और इस वक्त जुड़ गए एनआईए हेडक्वार्टर से। राजीव, बधाई हो, सुबह से आप लगातार फील्ड में हैं और एक खबर लगातार ब्रेक कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा आपसे, एनआईए की कस्टडी मिलने के बाद क्या होगा? जो धाराएं हैं वो संगीन है, बहुत सी जगह पे ये कहा जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाह रहा हूं कि शायद फांसी ना दिला पाए भारत इसको, क्या ये सच है?
देखिए, फांसी की सजा होती है कि नहीं होती है कोर्ट पर निर्भर करेगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात पाकिस्तान की जो कलई है एक बार फिर से दुनिया के सामने आएगी। पाकिस्तान की कलई इस नाते सामने आएगी जो मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, जहां 170 के करीब लोग मारे गए थे, उसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट की बात पाकिस्तान की बात सामने आएगी, पाकिस्तान की सेना की बात सामने आएगी और जो आतंकी संगठन है उसकी सामने आएगी। जो तीनों का घालमेल लेके जो साजिश रचा गया उसकी बात सामने आएगी। ये सबसे बड़ी बात है। राणा को फांसी मिलती है या आजीवन कारावास होता है, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन आपको ये सबसे बड़ी बात पता लगेगा कि हेडली जो हिंदुस्तान आया था, राणा जिसने सर्वे किया था, रेकी किया था, तो हिंदुस्तान में कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने उसकी मदद की, उसकी बाकायदा फंडिंग की, किस तरह से पाकिस्तानी सेना में कौन कौन लोग शामिल थे, क्या एक मेजर इकबाल था या और भी लोग शामिल थे। बिना पाकिस्तानी सेना के पाकिस्तान सरकार के इन्वॉल्वमेंट के 10 आतंकी जो हैं बोट के जरिए जो है कराची से जो है मुंबई जो है 800 किलोमीटर के समंदर का जो सफ़र है वो यूं ही नहीं तय कर सकते। न केवल बोट से वो सफ़र तय करते हैं बल्कि हथियार लेकर आते हैं। उनको सब कुछ पता था कि ये ताज होटल में इस रास्ते से दाखिल होंगे, उसका बैक गेट उस तरफ है। कैफ़े की बात करें तो हर वो जगह के बारे में उन्हें पता था, हथियार के बारे में पता था। तो इस तरह की ट्रेनिंग जो दी गई थी, तो कौन कौन साजिश करता थे, तो इन सारी बातों का खुलासा जो है राणा के जरिए होगा। और भारतीय बहुत इंपॉर्टेंट बात आप राजीव कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान पे। का जो चेहरा जो आप फिर से 16-17 साल पहले की यादें भी ताज़ा कर रहे हैं अपने इस डिस्कशन में। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ आप तमाम सहयोगियों के अलावा दो और मेहमान मेरे साथ हैं। रूपेन जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। रूपेन जोशी वो शख्स हैं जो कि इस हमले के साक्षी कह लीजिए, चश्मदीद कह लीजिए, भुक्तभोगी कह लीजिए। रूपेन भाई शुक्रिया जुड़ने के लिए। और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट मेरे साथ हैं, एटीएस के पूर्व प्रमुख केपी रघुवंशी साहब। सर, बहुत अरसे के बाद आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। जब से ये केस 16-17 साल हो गए, उसके पहले हम आपसे बात करते थे। आप बिल्कुल बदल गए हैं। आपको पहचानने में मुझे 1 सेकंड लगा। वक्त बदल गया है। जैसे हमने देखा अभी इसका जो हुलिया दिखा अभी तहव्वुर राणा का, वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये वही तहव्वुर राणा है। मेरा सवाल आपसे ये है रघुवंशी साहब, तहव्वुर राणा पाकिस्तानी नागरिक, पाकिस्तानी फौज में काम किया हुआ, लश्कर का प्यादा, मुंबई आता है, मुंबई में कई बार आता जाता है, कनाडा का नागरिकता ले चुका होता है और रेकी करता है, फर्जी नाम से रहता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, दोस्तियां बनाता है और तमाम कोऑर्डिनेट्स अपने डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर आतंकी संगठन लश्कर तक पहुंचाता है। मोटा मोटा ये केस है। इतनी संगीन इल्ज़ाम जिसमें 166 लोग मारे गए, 750 लोग करीब घायल हुए, दुनिया भर के नागरिक उसमें शामिल हैं। ऐसे में क्या फांसी मिनिमम सजा इस शख्स के लिए फांसी हो पाएगी? देखिए, जहां तक मेरा मत है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो मैक्सिमम जो कैपिटल पनिशमेंट है उसकी डिमांड करेगी। ये सब कुछ जज के ऊपर निर्भर करेगा, वो उनको इन्वेस्टिगेट एजेंसी कितना कन्विंस कर पाती है। हम और आप सब लोगों ने देखा है वो मंजर उस रात का 26/11/2008 में। यहाँ पर कई लोग हैं जिन्होंने खुद उसको भुगतान किया है। जितेंद्र ने वहां खुद रिपोर्टिंग किया है। मैं कई दिनों तक वहां एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा था। करकरे साहब के बाद में तुरंत मेरे पास चार्ज आ गया था। तो वो उस 17 साल पुराना, 17 साल पहले जब ये हेडली और ये राणा जब यहाँ पर बार बार आते थे, वो कौन कौन लोग थे, किस किस से मिलते थे, उस जमाने का सारा एविडेंस, क्योंकि सारी डिटेल्स एक एक करके कोर्ट के सामने, इंडियन कोर्ट का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यही कहता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको प्रूव करना होता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने पहले इन्वेस्टिगेशन किया था, बाद में एनआईए ने किया, मुझे ऐसा विश्वास है कि उतना एविडेंस रहेगा कि इनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और इनको नेल किया जा सके और इनको कैपिटल पनिशमेंट मिले। ऐसी लोगों की अपेक्षाएं भी हैं और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को इसमें सक्सेस मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी ये सब जो प्रिजाइडिंग जज होते हैं, सब उनके ऊपर निर्भर करेगा। जी, आप रहिए रघुवंशी साहब मेरे साथ। एक बार रूपेन जोशी जी से बात करना चाह रहा हूँ। रूपेन जी, 26 नवंबर को जो हुआ हम सब ने पता है। वो 60 घंटे, वो करीब 4 दिन का जो कोहराम था, 26 से लेकर 29 तक,
पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, हम सब ने उसको रिपोर्ट किया, कवर किया, पर आप वो झेल रहे थे। आप कहाँ थे? और अब जब ये व्यक्ति यहाँ आ गया है जो कि सबसे बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट वांटेड है, मास्टरमाइंड है, क्या चाहेंगे आप, क्या हो इसके साथ? जिस आदमी ने 166 जान ली है, उसका हिसाब तो बराबर करना ही पड़ेगा ना। तो हम तो यही चाहेंगे कि उसका हिसाब बराबर हो। और ये एक अच्छी बात है कि भाई वी आर फॉलोइंग द रूल्स। हम कानून के हिसाब से जा रहे हैं, प्रोसीजर के हिसाब से जा रहे हैं। हमने अमेरिका में भी कोर्ट केस लड़ी और हम जीते, एक्स्ट्राडिक्शन मिला उसका। तो हम तो यही चाहेंगे कि आई फॉर एन आई, नॉट रियली, बट उसका हिसाब तो होना चाहिए ना। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो 1 against 166 तो ये बराबर का हिसाब हुआ ही नहीं। उसके जो प्लानर्स है, उसके जो बैकर्स है, फाइनेंसर्स है, उसकी जो जो कंट्री उसको बैक कर रही है, उनको भी मिलनी चाहिए ये पनिशमेंट। वो पनिशमेंट इजीली नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो हमारे दुश्मन है, बट आई थिंक वो होना चाहिए। क्योंकि ये एक क्राइम जो है वो एक्चुअली पूरे भारतवर्ष पे इन्होंने क्राइम किया है। एक आदमी या 166 आदमी को नहीं मारा है, पूरे भारतवर्ष को मारा है, हमारी सेंटिमेंट्स को, हमारे इमोशंस को मारा है। और उसका हिसाब तो हमें करना ही चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं और हम जो तरीके कर रहे हैं, जो जिस तरह से हम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये सही है कि हम कोई धमकी नहीं दे रहे, कोई आर्म्स एम्यूनिशन, कोई वॉरफेयर नहीं कर रहे हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, शांतिपूर्वक हम लोग ये सब कर रहे हैं, विच इज द करेक्ट वे। लेकिन जी। लेकिन हमारे जैसे आम आदमी के लिए ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। ये हमारे राइट। समझ के बाहर है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, इम्पोर्टेंट कि भाई वर्ल्ड कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करे इसमें, ये सब हम समझते हैं। लेकिन क्यों, वाई शुड बी सफर दिस? बड़ी और 17 साल तो इम्पोर्टेंट काफी बात टाइम होता आपने है। की है रूपेन जी, कि इसका हिसाब किताब तो होना चाहिए। जो इसके साथ लोग इन्वॉल्व थे उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, उनका भी हिसाब किताब होना चाहिए। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ हैं, हमारे कई सालों तक इस पूरी इंसिडेंट को कवर करते रहे। एक जितेंद्र, डेविड कोलमैन हेडली, वो भी अमेरिका की जेल में है, वो अमेरिकी नागरिक है, वो भी तहव्वुर राणा की तरह उतना ही दोषी है भारतीय चश्मे से अगर देखें जितना दोषी तहव्वुर राणा था। हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठा हुआ, लखवी पाकिस्तान में बैठा हुआ। क्या लगता है तहव्वुर राणा की पूछताछ से भारतीय एजेंसियों के हाथ कितनी गर्दन तक और पहुंच पाएंगे? देखिए, तहव्वुर राणा से पूछताछ में जो नाम पहले हेडली ने बताया, आपको बता दूं सुमित जी की हेडली वो शख्स है जिसने कि तहव्वुर राणा के कहने पर वो मुंबई में करीब 5 बार आया था और 5 बार उसने आकर उन तमाम लोकेशंस को स्काउट किया जहां पर कि बाद में आतंकी हमले हुए। उन जगहों की उसने तस्वीरें ली, वहां के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लिए और साथ में सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर उसने जो हाथ में कलेवा पहनते हैं वो उसने 10 आतंकियों के लिए खरीदे थे, ताकि जब ये लोग पकड़े जाएं या इनकी तस्वीरें आए तो लोग इनको हिंदू समझें। तो इस तरह की पूरी तैयारी थी। इसके अलावा उसने यहाँ पर आके ये किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज, ये जो तहव्वुर राणा की कंपनी थी जो कि अलग अलग देशों में लोगों को, जिनको अमेरिका में सेटल होना है, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए उसने ये कंपनी बनाई थी। ये तो सिर्फ एक लश्कर तैयबा का फ्रंट था, लेकिन उसी कंपनी का एक दफ्तर मुंबई के ताड़देव इलाके में इसने खोला था और एक इमिग्रेशन एजेंट के तौर पर ये खुद को मुंबई में पेश कर रहा था। यहाँ पर उसने फिल्मकार महेश भट्ट के बेटे राहुल के साथ में दोस्ती की, उनका जो जिम का ट्रेनर था विलास वरक, उसके साथ में दोस्ती की, और एक बेकरी चलाने वाली महिला जिसका कि आज बताया जाता है कि देश भर में अलग अलग शहरों में एक बड़ी बेकरी की चेन है, तो उसकी एक दुकान नरीमन हाउस जो बाद में हमले का शिकार हुआ, वहां पर उसकी बेकरी थी, वहीं से इसकी जान पहचान हुई हेडली की। और हेडली उसको साथ में लेकर घूमता था अलग अलग ठिकानों पर, ताकि किसी को शक ना हो, लोगों को लगे कि ये लोग टूरिस्ट हैं और जगह जगह घूमने जा रहे हैं, जबकि उसका असली मकसद जो है उस ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल करना था। तो ये तमाम काम जो है डेविड कोलमैन हेडली ने किया था। और फरवरी 2016 में जब इसका डिपोजिशन हुआ, भारत सरकार ने इसको माफी का गवाह मानना मंजूर कर लिया था। इसके बाद में इसने एक वीडियो लिंक के जरिए 5 दिनों तक इसकी सुनवाई हुई थी 2016 में, और उन 5 दिनों में उसने बड़े ही विस्तार से उसकी खुद की भूमिका क्या थी, तहव्वुर राणा की भूमिका क्या थी, मेजर इकबाल की भूमिका क्या थी, अबू जुंदाल जो इस वक्त मुंबई के आर्थर रोड जेल में कैद है उसकी भूमिका क्या थी,
और बाकी जो दूसरे इस साजिश से जुड़े हुए लोग थे, उनकी भूमिका क्या थी, किस तरह से पूरी साजिश को अंजाम दिया गया था, बड़े ही विस्तार से उसने सारा कुछ बताया था। और उसका जो डिपोजिशन है, वो डिपोजिशन तहव्वुर राणा के खिलाफ सबसे बड़ा एविडेंस है। उसी के आधार पर मैं ये कहूंगा कि तहव्वुर राणा के खिलाफ ये पूरा केस टिका हुआ है। हालांकि और कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी हैं जो अमेरिकी सरकार की मदद से हमारी एजेंसी हासिल कर रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा सबूत है वो डेविड कोलमैन हेडली का दिया गया बयान ही है, जिसको कि भारत की अदालत ने, मुंबई की अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड किया था। सुमित जी। जी, मेरे साथ रघुवंशी साहब है। रघुवंशी जी, एक कमेंट मैं आपका भी चाहूंगा। डेविड कोलमैन हेडली अमेरिकी नागरिक, उसने अपना डिपोजिशन दिया, जिसके बेसिस पर जैसे जितेंद्र बता रहे हैं तहव्वुर राणा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत वही है। क्या डेविड कोलमैन हेडली तक एजेंसीज के हाथ पहुंचेंगे? क्या उसको भारत लाया जा सकता है जैसे आप तहव्वुर राणा को ले आए हैं? देखिए, इसमें कानूनी दावपेच है। कानूनी दावपेच ये है कि हेडली ने प्री बार्गेनिंग, वहां पर अमेरिका में सिस्टम होता है कि प्री बार्गेनिंग उसने कर ली, तो प्री बार्गेनिंग में वो सब कुछ रिवील उसने कर दिया और वो अप्रूवर बन गया। तो उसमें ये होता है कि वो उस कंट्री के अलावा, अब अमेरिका के अलावा दूसरे किसी कंट्री में उसको नहीं उसको ले जाया जा सकता। वो जो वहां पर उसको 25 साल की सजा है, वहां पर वो 25 साल की सजा काटेगा, क्योंकि उसके खिलाफ स्वीडन में भी केस है और भी 1-2 कंट्री में केस है। तो मुझे नहीं लगता, अनलेस अगर कोई कानूनी परिवर्तन हो या कुछ इस तरह के डिप्लोमेटिक कोई ऐसी बात हो तो अलग है। अदरवाइज हेडली के हिंदुस्तान में आने के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, क्योंकि उसने वहां प्री बार्गेनिंग कर लिया है कोर्ट में, और यहाँ वो कंसेंट से होता है। वो जज ने उसने ही रिवील्ड एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिज रोल। जैसे यहाँ पर अप्रूवर है, तो वो वहां पर अप्रूवर बन गया है। जब वो वहां अप्रूवर बन गया है, तो उसके यहाँ हिंदुस्तान में आने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो भी यहाँ पर आए, लेकिन मुझे लगता नहीं। बिल्कुल। और भारत और अमेरिका के बीच जो कुछ चल रहा है आज की तारीख में, ट्रंप प्रशासन और मोदी प्रशासन के बीच, हम सब ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी जब पिछले दिनों गए थे, तब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहव्वुर राणा का नाम लिया राष्ट्रपति ट्रंप ने, और आज तहव्वुर राणा का एक्स्ट्राडिट होकर भारत पहुंच गया है। तो दोस्ती एक नए मुकाम पर जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि डेविड कोलमैन हेडली तक एक बार फिर जांच पहुंचे। लेकिन जैसा कि रघुवंशी साहब कह रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अमेरिकी नागरिक है और अमेरिकी नागरिक अपने किसी शख्स को प्रत्यर्पित नहीं करता है, चाहे वो कितना बड़ा भी दोषी माना जाए। बहुत कम, ना के बराबर ऐसे उदाहरण हैं जब अमेरिका ने अपने किसी नागरिक को अपराध के लिए किसी और मुल्क को हवाले किया हो। तो डेविड कोलमैन हेडली आएगा या नहीं आएगा नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की टेंशन जरूर बढ़ी हुई है। बात कर रहे हैं, आप दोनों मेरे साथ रहिएगा, रघुवंशी जी और दोषी जी। पाकिस्तान क्यों हैरान हो गया है? जैसे ये पता लगा कि एक्सट्रेडिशन हो रहा है, प्रत्यर्पण हो रहा है तहव्वुर राणा का, पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। क्योंकि ये तहव्वुर राणा पाकिस्तान की फौज का अफसर रहा है, वहाँ पर कैप्टन था, डॉक्टरी इसने की हुई है और पाकिस्तान का पासपोर्ट रखा करता था। उसके पाकिस्तान में डुअल सिटीजनशिप लेने की सुविधा है, यानी एक व्यक्ति 2 जगह की नागरिकता ले सकता है। इसके पास पाकिस्तान की भी थी और इसने कनाडा की ले ली। कनाडा के वीज़ा पर इसने बार बार भारत में एंट्री की 2005 से 2008 के बीच, जब ये मुंबई में रहा, जब ये रेकी कर रहा था। पाकिस्तान का वीज़ा का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान के वीज़ा के ज़रिए अगर भारत आने की कोशिश करता, वीज़ा मांगता, तो शायद भारतीय एजेंसियां इस पर शक करती कि बार बार क्यों आ रहा है, कौन है ये व्यक्ति, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पर इसने तब कनाडा का वीज़ा इस्तेमाल किया, और जब ये पकड़ा गया, इसने पाकिस्तान का जो डॉक्यूमेंट थे उसको रिन्यू नहीं कराया। तो आज जब ये भारतीय एजेंसियों के हवाले आ गया है, तो तमाम पोल खोल सकता है कि हाफिज सईद क्या कर रहा था, कौन कौन से पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी इस पूरी रणनीति को बना रहे थे कि मुंबई को हमले से दहला देना है। आइए देखते हैं पाकिस्तान क्यों टेंशन में है तहव्वुर राणा के भारत आने से। वो कहते हैं ना कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आतंक का सौदागर अब जाकर भारतीय कानून के नीचे आया है, जहां उसके गुनाहों का हिसाब किताब पूरा होगा। इसलिए जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचा, हलचल तेज हो गई। उस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर भी एयरपोर्ट पर ही थे।
एनआईए ने जो अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी उसमें डेविड कोलमैन हेडली और तहाबुर राणा के बीच में जो हर यात्रा के बीच में जितनी बार भी डेविड कोलमैन हेडली ने इंडिया में ट्रैवल किया है उस दौरान उसने सैकड़ों बार उससे बात की है। वो सैकड़ों बार की बातचीत के डिटेल हैं। इसके अलावा करीब 250 जो मेल के ट्रेल हैं तहाबुर राणा के बीच में और डेविड कोलमैन हेडली के बीच में उसका जिक्र है। और ये सारे जो मेल पर बातचीत हो रही थी ये कोड वर्ड के जरिए हो रही थी, उसके डिटेल हैं। करीब 132 गवाहों के बयान हैं चार्जशीट में, उसका भी जिक्र किया गया है। तो एनआईए के पास जो एविडेंस हैं उनके बेसिस पर वो तहाबुर राणा के केस को आगे बढ़ाएगी। तहावुर राणा से भारत एक तीर से 3 निशाने लगा सकता है। पहला, 26/11 की साजिश का पता लगाना। दूसरा, साजिश कहां से रची गई और कैसे, ये जानना। और तीसरा, पाकिस्तान की काली भूमिका को बेनकाब करना। और सबसे बड़ी बात है कि इससे उन लोगों में इंसाफ का भरोसा जगेगा जिनके परिजनों की जान 26/11 के हमलों में गई थी। जब गोली लगी तब मैं 9 साल की थी। अब ठीक 26/11 को 16 साल होके गए। तहूर राणा को 16 साल बाद लाया जा रहा है, तो इस बात से मुझे ये खुशी है कि एटलीस्ट फाइनली तहूर राणा को लेकर आ रहे हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी उससे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पाकिस्तान में आज भी कितने आतंकवादी छुप कर बैठे हैं और 26/11 के टाइम पे इनकी क्या प्लानिंग थी, 26/11 के टाइम पे इनकी कितने लोगों ने हेल्प की थी, वो सारी चीज़ें अभी सामने आएगी। तो तहूर राणा को लाने के बाद जल्द से जल्द उसे फांसी की सज़ा देनी चाहिए। आप चाहती हैं कि उसे फांसी की सजा? जी, मैं यही चाहती हूँ कि तहूर राणा को फांसी की सजा हो, क्योंकि उसने भी आतंकवाद पाला है, आतंकवाद को सपोर्ट किया है। 26/11 में पूरा उसका हाथ था, वो खुद एक मास्टरमाइंड है, वो खुद आतंकवादी है, तो उसे फांसी की सजा ही होनी चाहिए। फिलहाल एक सच तो ये है कि पाकिस्तान परेशान है। तहव्वुर के भारत पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान की धुकधुकी बढ़ गई है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि वो कनाडा का नागरिक है, इसलिए पाकिस्तान से क्या लेना देना। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि राणा ने पिछले 2 दशकों से अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं कराया है। Our record indicates he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position. We will give further updates in due course. तहव्वुर राणा से सबसे पहले एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। जाहिर है कि उस पूछताछ में पाकिस्तान का सवाल उठेगा और जिन गुनाहों में पाकिस्तान फंसा है उस पर असली मुहर लगेगी। इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान इसलिए भी पल्ला छुड़ाने की कोशिश कर रहा है कि 26/11 के आतंकी हमले में पाकिस्तान की साफ भूमिका थी। हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठकर ही आतंकियों को निर्देश दे रहा था। कसाब पाकिस्तान से ही आया था, जिससे बाद में फांसी की सजा हुई थी। सारे आतंकियों का कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से था। पाकिस्तान इसलिए भी डरा है कि आज की सरकार हमलावर अंदाज में जवाब देना जानती है और पाकिस्तान इसका मजा पहले चख चुका है। और आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका पाकिस्तान दुनिया में भी अलग थलग पड़ चुका है। अब सबसे अहम यह है कि एनआईए की टीम जब उससे पूछताछ करेगी तो उसमें से निकलता क्या है। एयरपोर्ट से तहव्वुर राणा को एनआईए के दफ्तर में ले जाया गया। पाकिस्तानी सेना में वो 10 साल शामिल रहा है और उसके बाद पाकिस्तानी से 10 साल शामिल होने के बाद, काम करने के बाद वो आतंकी गतिविधि में शामिल हो जाता है। और जो कोलमैन हेडली की जो बात होती है उसको लश्कर को कैंप में लेके गया, उन सारे लोगों से मिला है और कहीं न कहीं पाकिस्तानी सेना और आर्मी का जो ताना बाना है उसमें बीच की कड़ी जो है, इसको आप राणा को मान सकते हैं। और राणा के जरिए यही भारतीय एजेंसियाँ जानना चाहती है कि पाकिस्तान किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। तहव्वुर राणा ने सोचा था कि अमेरिका में रहकर वो बड़े आराम से 26/11 के अपने गुनाहों से बच निकलेगा, लेकिन 26 नवंबर की रात मुंबई ने जो कुछ झेला वो पीड़ा, दहशत और आक्रोश आज भी कायम है। मोदी सरकार के 6 साल के प्रयासों से वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल ट्रायल के लिए हिंदुस्तान लाया जा चुका है, लेकिन डर तो पाकिस्तान को है कि पता नहीं उसका क्या होगा। आखिर 26/11 की सारी साजिश की मास्टरमाइंड पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जो ठहरी। NDTV इंडिया की रिपोर्ट।
ये तहव्वुर राणा, जिसका इंतजार 16 साल से भारत कर रहा था, 17वें साल में आके ये अब भारतीय एजेंसीज के हवाले है। बहुत तिकड़मे की इसने कि भारत के हवाले ना आ सके, बार बार कोशिश करता रहा कि इसका एक्सट्रेडिशन ना हो, लेकिन आज इसकी तमाम तिकड़में नाकामयाब साबित हुई। अब ये दिल्ली में है और हमारी एजेंसी NIA के हवाले है। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण की कोशिशें बहुत लंबे समय से भारत सरकार कर रही थी। मोदी सरकार खुद ही पिछले 6 महीनों से इसके लिए एक्शन मोड में थी। दरअसल राणा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख उस वक्त भी साफ था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यानी आज से करीब 11-12 साल पहले। और जब उन्होंने देश की बागडोर संभाली तो वही किया जो मुख्यमंत्री रहते हुए उस वक्त कहा था। आप सुनिए कि 13 साल पहले पीएम मोदी ने क्या कहा था और कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने उस पुराने तेवर को आज कामयाबी में बदल दिया। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हर शक्तियों के लिए, हर सरकार के लिए एक नया सवालिया निशान खड़ा किया है। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनके बैठते हुए एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है? और आज जो शिकागो की कोर्ट में हुआ है उससे मुझे साफ नजर आता है कि अब हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधि करने वाले सारे आतंकवादी ये चाहेंगे कि उनके सारे मुकदमे अमेरिका की कोर्ट में चले। और मैं विश्व के सामने सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर यह सवाल खड़ा हुआ है। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार तत्काल इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दे। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठाए और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा। इस समय की मांग है, वरना एक के बाद एक दोषी लोग अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका की कोर्ट में केस चलेंगे और एक के बाद को एक तरफा निर्दोष छोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान की भलाई के लिए सारा किया जाएगा। तो एक गंभीर प्रकार की घटना, न्याय जगत के लिए गंभीर, इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में गंभीर, भारत पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में गंभीर, ये बहुत ही गंभीर समस्या का जन्म आज हुआ है और मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. तो प्रधानमंत्री मोदी की तब की बयान 13 साल पहले का। दरअसल हुआ क्या था, अमेरिका की शिकागो कोर्ट ने मुंबई हमले के इस दोषी तहव्वुर राणा को निर्दोष मान लिया था। वहां पर जब मुकदमा अपराध यहां हुआ, यहां पे लोग हताहत हुए, मुकदमा अमेरिका में चला, अमेरिका ने चलाया, अमेरिका की कोर्ट में पैरवी हुई और वहां इस व्यक्ति को निर्दोष साबित कर दिया। ये 2011 की बात है। 2016 आते आते इसका साथी जो था डेविड कोलमैन हेडली, जिसका पूछताछ जब हुई, डिपोर्टेशन हुआ, जो सरकारी वकील वहाँ सरकारी गवाह बन गया, उसने पोल खोल दी कि कैसे तहव्वुर राणा साजिश कर रहा था। पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज, तमाम आतंकी संगठन एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को दहलाना चाहते थे। दरअसल ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत है।
14 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में तहव्वुर राणा को भारत सौंपने का ऐलान किया था। उसके बाद से ही राणा को भारत लाने की प्रक्रिया तेज हो गई। भारत के गृह सचिव रहे आर.के. सिंह, जो बाद में मोदी सरकार में मंत्री भी रहे, उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की तो बताया कि कैसे पीएम मोदी के प्रयासों से आज तहव्वुर राणा भारत आ पाया है। एक तो राजनीतिक जो लड़ाई है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर फैक्चुअल तौर पर देखें तो ये जो आपने जिक्र किया कि बहुत कठिन है, किस तरह की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, किस तरह के सबूत मांगे जाते हैं सामने वाले देश से, और किस तरह से एक मीटिंग पॉइंट होती है जहां पर आकर एक्सट्रेडिशन का जो मामला है वो हल होता है। एक तो यह आवश्यक है कि उस संबंधित देश का जो सरकार है वो सरकार कन्विंस हो और आपके साथ रहो, खड़ा हो, और वो सरकार सहमति दे एक्सट्रेडिशन की। अगर वो सरकार की सहमति नहीं होगी तो एक्सट्रेडिशन आपका प्रारंभ ही नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको कोर्ट्स को कन्विंस करना पड़ता है कि हाँ, जो आरोप हम इस पर लगा रहे हैं उसके पीछे कुछ हमारे पास एविडेंस है इसको जो कि इसको कन्विक्ट कर सकता है। यह कन्विंस करना कोर्ट को आवश्यक है। और जिस प्रकार हमारे यहाँ लीगल प्रोसेस है उसी प्रकार लीगल प्रोसेस दूसरे देश में भी है। हमारे यहाँ भी लीगल प्रोसेस में टाइम लगता है तो दूसरे देश में भी टाइम लगता है। वहाँ भी अपील्स का प्रोसीजर है। तो राणा भी अपने सारे अपील्स को एग्जॉस्ट किया तब जा कर के उसका एक्सट्रेडिशन ये हो पाया। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। ये एक्सपेडाइट हुआ इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जबकि उनकी मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो इस बात का इसका जिक्र किया था इस एक्सट्रेडिशन का। और ट्रंप जी ने ये उनके प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप, मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि इसको एक्सपेडाइट किया जाएगा। इसी कारण यह एक्सपेडाइट हो सका। बिल्कुल, तो जो कहा अमेरिका से भारत ने, अमेरिका ने माना, और आज ट्रंप के कहने के बाद तहव्वुर राणा भारत के कब्जे में है। रघुवंशी साहब, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। आप मेरे साथ बने हुए हैं। मुंबई पुलिस की एटीएस के प्रमुख आप रहे और जो कुछ मुंबई ने देखा सबको पता है। रघुवंशी जी, अब जब ये तहव्वुर राणा जो कि पाकिस्तानी फौज में काम करता था, पाकिस्तानी फौज कैसे लश्कर और जैश जैसे संगठनों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचती थी। हालांकि इन 17 सालों में पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है, वो स्थिति छोड़ दीजिए, पर क्या ये तहव्वुर राणा का जो इंट्रोगेशन है ये कल ही नहीं खोल देगा भारत में कि पाकिस्तान की सेना कैसे भारत के खिलाफ काम करती है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान का भारत में जितने भी अटैक हुए हैं उनमें ज्यादातर में एविडेंस आया है और वो बार बार पाकिस्तान के साथ शेयर किया गया है थ्रू प्रॉपर चैनल। पाकिस्तान इस बात को कभी मानेगा नहीं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सफलता है कि आज राणा हमारे पास है। इससे हमको वहां उनके कैसे वो ऑपरेशन करते हैं, किस तरह प्लान करते हैं, कौन कौन से पहले और भी किए हैं, उस सब के बारे में हमको जानकारी निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को कोई दूसरा फ्यूजिटिव, या तो इकबाल, मेजर इकबाल हो या और 2-3 जो मशहूर हैं उनमें से कोई भी हमको मिलेगा ऐसा नहीं लगता। लेकिन चूंकि ये एक अमेरिका सरकार और वहाँ की कोर्ट की मदद से इतना बड़ा जो आरोपी है वो यहाँ पर आया है, इससे एक सेटबैक जरूर लगना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है कि अब आसानी से जब इस तरह की कोई होगी तो पाकिस्तान के लोग जो आर्मी में काम करते हैं या आईएसआई के काम करते हैं उनको इस बात का एक डर जरूर आएगा कि क्योंकि इस तरह का अभी तक हुआ नहीं कि एक्स्ट्राडिशन होकर के, कहने के लिए वो भले ही कनाडाई नागरिक था, लेकिन हकीकत ये है कि वहां पर भी वो इसी काम के लिए उसने कैमोफ्लेज किया हुआ था, बिजनेस चला रहा था। पाकिस्तान आईएसआई का काम करने का तरीका ही ये है कि वो वहां पर स्लीपर सेल बनाना, वहां पर ऑपरेटिव रखना और सारा का सारा फंडिंग यही करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को राणा के द्वारा अभी जानकारी मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। रघुवंशी जी, मेरे साथ हेमंत बबलंकर साहब जुड़ गए हैं, वो मुंबई पुलिस के कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने कसाब को पकड़ा था, वो उस टीम का हिस्सा थे। हेमंत साहब, शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए। तहव्वुर राणा का भारत आ जाना, आप जैसे पुलिस अधिकारी जो उस वक्त 26/11 का हमला झेल रहे थे, आतंकियों को पकड़ रहे थे, मार रहे थे, कितनी बड़ी कामयाबी है ये? मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सर्वप्रथम एनआईए की टीम को उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि तहव्वुर राणा
जो प्लॉटर है, मास्टरमाइंड है इस 26/11 अटैक का, उसको आज हिंदुस्तान में लाया गया और हिंदुस्तान की अदालत में उसको पेश करेंगे और ट्रायल होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हेमंत ऐसा साहब, मैं मानता हूँ। हेमंत साहब, अगर आपको मौका मिले, अगर आप अभी टीम में हो एनआईए की और आप पूछताछ करें, तो क्या जानना चाहेंगे तहव्वुर राणा से आप? अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, जी लेकिन जी, आपने मैं जो सवाल हाइपोथेटिकल किया पूछ है रहा कि हूं, मैं पर क्या क्योंकि आपने 16 साल पहले देखा था 26/11, तो पूछताछ का मौका मिले तो आप क्या क्या सवालों के जवाब जानना चाहेंगे? यही कि उन्होंने प्लॉट कहाँ हैच किया और उसका रोल क्या है उसके अंदर, और उसके रोल, उसने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके ऊपर से उन्होंने क्या लाइन ऑफ एक्शंस आगे किए, जिससे ये बड़ी वारदात उन्होंने इंडिया में कर दिखाई है। जी, तो कैसे कॉन्स्पिरेसी बनाई, क्या, कहाँ पे कौन फंड कर रहा था? और बता दें दर्शकों को कि ये जो व्यक्ति है तहव्वुर राणा, ये मुंबई हमलों के पहले मुंबई छोड़ के चला गया था। तो पहले आया, रेकी किया, प्लॉट तैयार किया, तस्वीरें भेजी, जियो कोऑर्डिनेट्स भेजे, हमला करवाया, हमला करवाने में मदद की, रेस्क्यू बनाने में, और हमले के पहले मुंबई छोड़ के चला गया और मुंबई को दहला दिया। यही तो मास्टरमाइंड का काम होता है, खुद का कुछ ना बिगड़े। और मुंबई में 166 मासूमों की उस वक्त जान चली गई, अलग अलग देशों के नागरिक थे। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवंशी जी आपका भी, और हेमंत सर आपका भी, जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तहव्वुर राणा को 16 साल पहले अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। वो भारत आने से बचने के लिए, जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूं, तमाम तिकड़म में भिड़ाता रहा कि वो भारत के हवाले ना लगे, लेकिन आखिरकार नाकामयाबी जो थी वो भारतीय एजेंसियों के लिए अब कामयाबी में तब्दील हो गई। दरअसल राणा और उसके दोस्त हेडली ने मिलकर मुंबई में हमले की जैसी साजिश रची थी, उसको जानने के लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। ये विमान भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक तहव्वुर राणा को लेकर हिंदुस्तान की धरती पर आया, तो इसके पीछे 6 साल तक की लगातार कूटनीतिक कोशिशें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जानते हैं कि ये 15 साल पुराना मामला था। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर्स ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। अब आप भारत की उस कूटनीति के बारे में भी समझ लीजिए जिसके तहत तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। नंबर 1, साल 2011 में एनआईए ने तहव्वुर राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। नंबर 2, लेकिन उसके बाद 9 साल लग गए जब 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की गई। नंबर 3, भारत ने 10 जून 2020 को तहव्वुर की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की। नंबर 4, फरवरी 2021 में प्रत्यर्पण की मांग करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा गया। और नंबर 5, 22 जून 2021 को यूएस कोर्ट में राणा के प्रत्यर्पण को लेकर भारत ने सबूत पेश किए। इन प्रयासों का ही नतीजा 10 अप्रैल के रूप में सामने आया, जब तहव्वुर राणा का भारत आना मुमकिन हुआ। बहुत बड़ी, मैं इसको एक भारत सरकार की उपलब्धि मानता हूँ, डिप्लोमेटिक विक्ट्री मानता हूँ, जो इस प्रकार का आदेश करा सके। और अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने पूरा सहयोग किया उसको प्लेन में बैठाने के लिए। बाकी फिर इंडियन एजेंसीज को हैंडओवर कर दिया, बाकी कार्य वो करेंगे, वो आएगा। वेडनेसडे की बात है, वेडनेसडे थर्सडे में, आज वेडनेसडे है, आज या कल में वो लैंड कर जाएगा। एनआईए की कस्टडी में शुरू में रहेगा। एनआईए अपना पूछताछ करेगी उससे। बहुत सी बातें निकल के आ सकती हैं कि और किन किन की सहयोग लिया गया, कौन कौन और कॉन्ड्यूट हैं, क्या हैं। काफ़ी लाभदायक सूचनाएं मिल सकती हैं। और एक मैं इसको डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो मानता ही हूँ, क्योंकि वरना अमेरिकन जो हैं वो हैंडओवर करने में बहुत आनाकानी करते हैं। कनेडियन पाकिस्तानी है ये। आपकी उत्सुकता ये जानने में भी होगी कि आखिर क्यों तहव्वुर राणा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। तो तहव्वुर राणा ने 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले से पहले मुंबई में आकर तमाम ठिकानों की रेकी की थी। मुंबई हमले की साजिश में अहम किरदार डेविड कोलमैन हेडली का दोस्त है तहव्वुर राणा।
तहव्वुर 2008 में 13 से 21 नवंबर तक मुंबई में रहा। ये तहव्वुर का आतंकी प्रयोग ही था कि उसके मुंबई छोड़ने के 5 दिन बाद ही वहां पर भीषण आतंकी हमले हुए। तहव्वुर राणा के आतंकी पाप के कारण ही 166 बेगुनाहों की जान चली गई, जबकि 328 लोग घायल हो गए। छोटे छोटे बच्चों तक ने अपने हाथ पैर गंवा दिए। उन्हीं में से एक देविका अब 27 साल की है, जो उस समय 10 साल की बच्ची थी। देविका का दर्द सुनेंगे तो आपको तहव्वुर के गुनाह ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। 26/11/2008 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई, मैं, हम तीनों पूना जाने वाले थे। बैंड्रा से हम सीएसटी के लिए गए थे। सीएसटी में 12 और टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तू जाके आ जा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो गया, अचानक से बॉम्ब स्फोट होता है, गोली फायरिंग होने लगती है। लोग भागते भागते गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लग रही तो किसी के पैर तो किसी के सर पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ तब सब क्या हो रहा है। तभी मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मेरे पापा ने कहा कि बेटा हम भी भागते हैं, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। मैं जैसे मेरे पापा के साथ भागने की कोशिश करती हूँ, एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। गोली लगने के बाद मैं गिर गई, बेहोश हो गई। उसके पहले मैं एक शख्स को देखती हूँ जो बुटका सरीका, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं, कोई गिल्टी फील नहीं, कुछ ऐसा ये नहीं था। तो वो नजारा मैं आज तक कभी भूल नहीं पाई हूँ। तहव्वुर राणा के गुनाहों के खेल में एक अहम किरदार डेविड कोलमैन हेडली था। डेविड कोलमैन हेडली है तो अमेरिकी नागरिक, लेकिन काम पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए करता था। इसलिए राणा हेडली की दहशतगर्दी वाली जोड़ी के बारे में भी जान लीजिए। डेविड कोलमैन हेडली 9 बार भारत आया, जहां उसने कई शहरों की रेकी की। 26/11 के हमलों से पहले डेडली और तहव्वुर राणा संपर्क में थे। भारत में रहने के दौरान राणा और हेडली के बीच 231 बार संपर्क हुआ। दोनों के बीच ईमेल का आदान प्रदान भी हुआ। 2009 में डेनमार्क में हमले की तैयारी भी राणा और हेडली कर रहे थे। 3 अक्टूबर 2009 को डेविड हेडली शिकागो से गिरफ्तार हुआ था। हेडली के बयान से तहव्वुर राणा शिकंजे में आया। तहव्वुर राणा को अमेरिका में 14 साल जबकि हेडली को 35 साल की सजा हुई थी। 2009 में ही एनआईए ने 26/11 हमलों को लेकर पहला केस दर्ज किया। तहव्वुर राणा और हेडली समेत 5 आतंकवादियों को आरोपी बनाया। हालांकि भारत में प्रत्यर्पण से बचने के लिए राणा ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन अब की बार भारत सरकार की ऐसी फुल प्रूफ तैयारी थी कि उसकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह गईं। आप इसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट से समझ सकते हैं। तहव्वुर राणा की वापसी मोदी सरकार की कूटनीति की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जिन सरकारों के शासन में बम धमाके हुए वो उसे वापस नहीं ला पाए। अब जैसे हर मुद्दे पर होता है, यहाँ भी हो रहा है। राजनीति शुरू हो गई है। 26/11 का ये क्रूर आतंकी जिसने प्लान किया था, कांग्रेस की सरकार ने चिन्हित करके लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 26/11/2008 और आज है 10 अप्रैल 2025। इसमें 11 साल मोदी जी आपके हैं, आपकी सरकार के हैं, तो जिसे हमने चिन्हित कर लिया था 11 साल लग गए आपको लाने में। माफी मांगनी चाहिए देश से। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। जहां कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि भारत में आतंकी हमला करने वाला एक गुनहगार अब कानून की सजा भुगतेगा, लेकिन कांग्रेस तो उल्टा राग अलापने लगी है। अब तहव्वुर राणा आया है तो एक तरफ पाकिस्तान का काला चिट्ठा खोलेगा, तो दूसरी तरफ उससे ये भी पता चलेगा कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में किस खामी का फायदा आतंकी उठा लेते थे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो ये तहव्वुर राणा अब भारतीय एजेंसी के कब्जे में है और पाकिस्तान की पोल खोलने को तैयार है। खबरों की खबर में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन कवरेज लगातार जारी है। जो कुछ होगा पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से शुभ रात्रि।